बीते हुए 2 सालों में जिस चीज की महत्वता सबसे ज्यादा हमारे सामने आई है वो है द नीड ऑफ हैविंग एन इमरजेंसी फंड। क्या होता है इमरजेंसी फंड? कैसे इकट्ठा कर सकते हैं आप इमरजेंसी फंड को और कहां पे रखना चाहिए आपको इस इमरजेंसी फंड को? इसी को कवर करेंगे हम आज के वीडियो में। जब हम अपनी इन्वेस्टमेंट्स की बात करते हैं तो हम तरह तरीके के इंस्ट्रूमेंट्स में अपनी इन्वेस्टमेंट्स को डालते हैं। हम म्यूचुअल फंड्स में पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, हम फिक्स डिपॉजिट में पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, पीपीएफ में पैसा डालते हैं, रियल एस्टेट में पैसा डालते हैं, गोल्ड में पैसा डालते हैं। लेकिन पैंडेमिक ने हमें एक चीज सोचने पे मजबूर किया कि जब आपको जरूरत है पैसे की, तब क्या आप आराम से अपने इन इंस्ट्रूमेंट्स को लिक्विडेट करके पैसे को निकाल सकते हैं? पैंडेमिक के दौरान बहुत सारे लोगों को इमरजेंसी में हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ी, इमरजेंसी में मेडिसिन महंगी से महंगी लेनी पड़ी, बहुत सारे लोगों को ट्रैवल करना पड़ा और उस टाइम पे जो एयर फेयर्स थे वो स्काई रॉकेट कर रहे थे। बहुत सारे लोगों की जॉब्स भी चली गई। ऐसे ड्यूरेशन में क्या आपके पास एनफ लिक्विडिटी थी? क्या आपके पास एनफ कैश था जिससे आप आराम से इस सिचुएशन को कवर कर पाते? बहुत कम लोग होते हैं हम में से जो इन सिचुएशंस के बारे में सोच के प्लानिंग करते हैं, और इसीलिए हमें एक इमरजेंसी फंड की ज़रूरत होती है जिससे जब हमारे पास इस तरीके की कोई इमरजेंसी आए तो उसके लिए हम प्रिपेयर्ड रहे। अब जैसा कि नाम है इमरजेंसी फंड, इसका मतलब हम जो पैसा इकट्ठा कर रहे हैं वो किसी इमरजेंसी सिचुएशन के लिए कर रहे हैं जिसका हमें आज नहीं पता कि कल कैसी सिचुएशन आएगी और हमें उसके लिए कितना पैसा चाहिए होगा। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जिन लोगों की अच्छी तरीके से इन्वेस्टमेंट्स भी हैं या जिनको बोलते हैं कि हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हैं, वो भी कभी कभार अपनी मेजॉरिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट्स ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स में करते हैं जिनको इजीली आप लिक्विडेट नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हम एज इंडियंस ज़्यादा से ज़्यादा पैसा अपना रियल एस्टेट में डालते हैं और जब मुसीबत आती है तो रियल एस्टेट को सेल करना बहुत मुश्किल काम हो जाता है और औने पौने दाम आपको मिल रहे होते हैं। सो इन सब कारण से बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है कि हम अपना एक इमरजेंसी फंड रखें जिस फंड से हम पैसे को निकाल सके जब हमें जरूरत हो। अपने फ्यूचर को लेके जब हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो हम पैसा वहां इन्वेस्ट करना चाहते हैं जहां से हमें मैक्सिमम रिटर्न मिल सके। हम चाहते हैं कि हमारे पैसे की जल्दी से जल्दी ग्रोथ हो, और इसलिए हम कई बार कुछ चीज़ों को अनदेखा कर देते हैं, जैसे कि उसका लॉक इन पीरियड क्या है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम पीपीएफ की बात करते हैं तो वहां पे 15 साल का लॉक इन पीरियड रहता है। काफी लोग इंडिया के अंदर इंश्योरेंस को भी इन्वेस्टमेंट की तरह ट्रीट करते हैं जहां पे आपका पैसा मैच्योरिटी तक लॉक्ड हो जाता है। रियल एस्टेट भी एक बहुत बड़ा एरिया है जहां पे हम अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। इनफैक्ट बहुत सारे इंडियंस की जो इन्वेस्टमेंट है, मेजर इन्वेस्टमेंट है, वो रियल एस्टेट के रूप में होती है। और हमें मालूम है कि अगर आप इन इंस्ट्रूमेंट्स में से पैसा निकालने की बिफोर मैच्योरिटी कोशिश करेंगे तो आपके ऊपर एक पेनल्टी भी लगती है। और रियल एस्टेट की बात करें तो जब मार्केट के अंदर पैनिक होता है तो रियल एस्टेट की क्या सिचुएशन होती है, आई थिंक आप लोग मेरे से बेटर जानते होंगे। इन केसेस में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे पास ऐसा कैश कंपोनेंट होना या फिर कैश के जैसा कंपोनेंट होना जिसके अंदर हम हाथ डाल के आराम से उसे निकाल सके, और हमें इमरजेंसी के टाइम पे ये टेंशन ना लेने पड़े कि मुझे पैसा कहाँ से निकालना है, जबकि फोकस मैं ये करूँ कि इस इमरजेंसी को ओवरकम कैसे करना है। सो अब हम नजर डालते हैं कि हाउ डू वी नीड टू प्लान फॉर एन इमरजेंसी। इमरजेंसी फंड की प्लानिंग करना एक्चुअली में काफ़ी सिंपल और आसान काम है। आपको सिर्फ दो चीज़ों पे ध्यान देना है। फर्स्ट वन है एडिक्वेट इंश्योरेंस और सेकंड है एडिक्वेट फंड। एडिक्वेट इंश्योरेंस अपने आप में काफ़ी बड़ा टॉपिक है, तो इसको मैं आने वाले एक फ्यूचर वीडियो के अंदर कवर करूंगा, और आज के वीडियो में हम फोकस करेंगे एडिक्वेट फंड के ऊपर। जैसे ही एडिक्वेट फंड का नाम लेते हैं, सबसे पहला सवाल जो दिमाग में आता है वो ये आता है, एडिक्वेट कितना एडिक्वेट होना चाहिए? मतलब कितना पैसा हमें प्रिपेयर कर रखना चाहिए अपनी इमरजेंसी के लिए। टिपिकली आप हर चीज़ का एक इंश्योरेंस लेके रखेंगे। ऑलमोस्ट हर चीज़ का एक इंश्योरेंस होगा जितने भी आपके बड़े खर्चे हो सकते हैं, और आपको इमरजेंसी से लेके उस इंश्योरेंस के बीच में आने वाले खर्चे के लिए जो पैसा चाहिए उसको हम इमरजेंसी फंड के रूप में नाम देते हैं। लेकिन क्योंकि इस टॉपिक को मैं अगले वीडियो में कवर करूंगा, तो आज हम फोकस करेंगे अपनी ट्रेडिशनल विजडम पे और एक हाई लेवल कैसे आप पैसे निकाल सकते हैं या फिर कितना पैसा आपको रखना चाहिए इमरजेंसी फंड के रूप में। ट्रेडिशनल प्रैक्टिस कहती है कि आपके जो खर्चे हैं, यानी कि महीने का जो आपका खर्चा है, उसके 3 से 6 गुना का पैसा आपको एज एन इमरजेंसी फंड डेजिग्नेट करना चाहिए। इन
6 महीने के पैसों को आपको एक ऐसी जगह पे सुरक्षित रखना चाहिए जहां से जब आप चाहें तब आप इस पैसे को विड्रॉ कर सकें। कितना पैसा मुझे चाहिए महीने में, कितना पैसा मुझे जरूरत पड़ती है महीने में, इसका प्रोसेस भी काफी सिंप्लीफाइड है और 4 स्टेप्स में मैं आपके साथ ये शेयर करूंगा। हाउ मच मनी शुड आई सेव फॉर माई इमरजेंसी? अब इस क्वेश्चन का आंसर फाइंड करने की कोशिश करते हैं सिंपल 4 स्टेप प्रोसेस से। सबसे पहला स्टेप है ये फाइंड करना कि हमारे मंथली खर्चे क्या हैं। देखिए, हम सिचुएशन की जो बात कर रहे हैं वो है एक इमरजेंसी सिचुएशन, यानी कि नॉट सो नॉर्मल सिचुएशन, यानी कि जो मेरे रोजमर्रा के खर्चे हैं वो एप्लीकेबल यहाँ नहीं होंगे। उस केस के अंदर आपके खर्चे क्या रहेंगे पर मंथ, इसका एक गेस्टिमेट कीजिए और उसको लिख लीजिए। ये जो रिजल्ट आपके पास आता है स्टेप 1 से, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 6 से, यानी कि हम 6 महीने तक प्लान करके चल रहे हैं इमरजेंसी सिचुएशन को और अपने आप को प्रिपेयर करके रख रहे हैं कि हम अपने प्लस अपनी फैमिली का या जो हमारे ऊपर डिपेंडेंट है उनका ख्याल रख सके 6 महीने के लिए। इससे जो वैल्यू आएगी, स्टेप 2 से जो वैल्यू आएगी, वो आपका इमरजेंसी कॉर्पस होगा, यानी कि इतना पैसा आपको एज एन इमरजेंसी फंड इकट्ठा ही करना पड़ेगा। थर्ड स्टेप हमारा रहेगा, इस सेकंड स्टेप से जो हमारे पास वैल्यू आई थी उसमें से वो पैसा माइनस कर देना जो ऑलरेडी हमारे पास कैश या कैश इक्विवेलेंट कंपोनेंट्स में पड़ा हुआ है। फॉर एग्जांपल, आपके अकाउंट में हो सकता है कुछ पैसा ऑलरेडी एज सेविंग्स पड़ा हो, कुछ फिक्स डिपॉजिट में पड़ा हो सकता है आपके पास कुछ गोल्ड हो जो कि आपने एज एन इन्वेस्टमेंट लिया हो। इन पैसे को जब आप माइनस कर देंगे स्टेप 2 वाले पैसे से, तो आपके पास जो वैल्यू निकल के आएगी वो पैसा आपको अभी और सेव करना है। देखिए, रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, और अगर आपका इमरजेंसी कॉर्पस की वैल्यू ज़्यादा निकल के आती है तो आप धीरे 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 करके पैसा जमा करके अपने इमरजेंसी कॉर्पस को सबसे पहले सेव कर सकते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट बात, और वो है हमारा स्टेप 4, कि अगर आप और आपके घर में कोई और भी है जिनकी इनकम के ऊपर आपका घर चलता है, तो आपको ये सारे स्टेप्स उनके लिए भी फॉलो करने हैं। यानी कि आपको दोनों इनकम या तीनों इनकम, जैसे भी आपके घर की सिचुएशन है, आपको उन सब के लिए स्टेप्स फॉलो करके देखना है कि एक्चुअली में आपको टोटल इनकम कितनी चाहिए होगी अपने घर का खर्च चलाने में इन एन इमरजेंसी सिचुएशन। अब जब हमने बात कर लिया है कि आपको इमरजेंसी के अंदर कितना पैसा इकट्ठा करना होगा, अब बात करते हैं कि इस पैसे को एक्चुअली में हम कहाँ पे संभाल के या कहाँ पे सेव करके रखें। जैसे वीडियो के शुरू में हमने आपसे कहा था कि ये पैसा हम इमरजेंसी के लिए इकट्ठा कर रहे हैं, यानी कि जब ऐसी सिचुएशन आती है जब मुझे एकदम से पैसा चाहिए तो मैं आराम से इन इंस्ट्रूमेंट से पैसे को विड्रॉ कर सकूं। इसका मतलब है मैं किसी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स में इन पैसे को नहीं डालना चाहूंगा। जैसे इक्विटी म्यूचुअल फंड तो मेरा कभी भी ट्रैक पे नहीं होगा अपने इमरजेंसी फंड को पार्क करने के लिए। उस केसेस में मैं या तो कैश रखूंगा या कैश इक्विवेलेंट इंस्ट्रूमेंट रखूंगा। कैश तो सबसे अच्छा है क्योंकि आपके हाथ में आज की डेट में पैसा है तो आप उसको कहीं भी यूज कर सकते हैं। लेकिन कैश के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है उसकी सेफ्टी की। आप कितना पैसा आखिरकार अपने पास रखेंगे और कैसे उसकी सिक्योरिटी को इंश्योर करेंगे। सो कैश इक्विवेलेंट इंस्ट्रूमेंट्स वो इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनको हम इजीली लिक्विडेट कर सकते हैं और जल्दी से जल्दी अपने हाथ में ले सकते हैं, जैसे आपका सेविंग्स बैंक अकाउंट या फिर जैसे बैंक की फिक्स डिपॉजिट्स। इन पैसों को आप बहुत ही छोटे टाइम के अंदर आप विड्रॉ कर सकते हैं बैंक से। और इंस्ट्रूमेंट्स जहां पे आप पैसे को डाल के रख सकते हैं वो हैं ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड स्कीम्स, इक्विटी वाली नहीं, डेट वाली, जैसे ओवरनाइट फंड्स हो गए, जहां पे आप अगेन एक दिन के अंदर अंदर पैसे को विड्रॉ कर सकते हैं। कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स भी आते हैं जहां पे हो सकता है आपको अच्छा इंटरेस्ट रेट मिल रहा हो लेकिन साथ में पेनल्टी क्लॉज हो। क्या पेनल्टी क्लॉज है, इसका जरूर ध्यान दीजिए कि आपको कहीं ज्यादा पैसा अपनी जेब से तो नहीं देना पड़ रहा उन पैसे को निकालने के लिए। फॉर एग्जांपल, हमने इंश्योरेंस की 2-3 बार बात करी है, उसमें पैसा अगर आप मैच्योरिटी से पहले निकालने की कोशिश करते हैं तो आपको बहुत ही ज्यादा घाटा होता है। सो इंश्योर करें कि आप अपने इमरजेंसी फंड को सिर्फ उन्हीं जगह पे लगा रहे हैं जहां से आप पैसे को ईजिली और विदाउट एनी हैसल विड्रॉ कर सके। एक टॉप टिप दूंगा कि आप अपने पास एक क्रेडिट कार्ड जरूर इशू करवा के रखें और उस क्रेडिट कार्ड की लिमिट जो आपके इमरजेंसी फंड जितना आपने इकट्ठा कर लिया है उसके बराबर रखें। क्रेडिट कार्ड्स आज की डेट में वाइडली एक्सेप्ट होते हैं, यानी कि जब भी आपको जरूरत पड़ रही है तो आप जब तक कि पैसा अरेंज नहीं कर पाए हैं तब तक आप क्रेडिट कार्ड से काम चला सकते हैं। जरूर ये ध्यान दीजिए कि आप क्रेडिट पे पैसा ले रहे हैं, यानी कि उधार पे पैसा ले रहे हैं, और इस पैसे को आपको 30 से 50 दिन के अंदर वापस भी करना है। क्रेडिट कार्ड पे आउटस्टैंडिंग को अगर आप टाइम से नहीं क्लियर करते हैं तो 36 से लेके 42% तक का आपको ब्याज देना पड़ सकता है। तो प्लीज यूज इट रिस्पॉन्सिबली एंड ओनली इन केस ऑफ इमरजेंसीज।
आई होप एंड प्रे आप में से किसी के ऊपर भी कभी इमरजेंसी की सिचुएशन ना आए, लेकिन अगर ऐसी कोई सिचुएशन आ बनती है तो आप उसके लिए पहले से प्रिपेयर्ड हो। यही मेरा एम था इस वीडियो का। आपके कोई सुझाव हैं या आपके कोई कमेंट्स हैं तो नीचे नीचे मुझे एक कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मैं जल्दी आऊँगा एक और वीडियो लेके, तब तक के लिए बचाते रहें, कमाते रहें, बिकॉज एवरी पैसा मैटर्स।